हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कक्षा 10 का पहला अध्याय रसायन विज्ञान का जो कि अम्ल क्षार एवं लवण है उसके विषय में जानकारी दूंगा। पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि आप सारे लोग जो भी हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय M3 सर को सब्सक्राइब ना करे हों वो सब्सक्राइब कर लें और जब भी आप पढ़ें तो एक कॉपी और पेन जरूर रखें। जो परिभाषाएं बोली जाएं उन परिभाषाओं को नोट करें, जो नोट पॉइंट बोले जाएं उन नोट पॉइंटों को भी जरूर लिखें। अतः हम पहला चैप्टर आज शुरू करते हैं, अम्ल क्षार एवं लवण। रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण। जरा देखिएगा इसको। सबसे पहले बात करेंगे अम्ल की, कि अम्ल होता क्या है। तो थोड़ी सी और जानकारी देते हैं कि अम्ल के विषय में जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बुक्स में लिखा है कि वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है उन्हें अम्ल कहते हैं। खट्टा का तात्पर्य, जैसे हमने इमली खाई हमको खट्टी लगती है तो इसका मतलब है इसमें कोई अम्ल है। संतरा खाते हैं, नींबू खाते हैं तो इसका स्वाद भी हमको खट्टा लगता है तो इसका मतलब है इसमें भी कोई अम्ल है। दही खाते हैं, खट्टा लगता है तो इसका मतलब भी है कि इसमें कोई अम्ल है। अतः परिभाषा बनी कि वे सभी पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है उन्हें अम्ल कहते हैं। और दूसरी चीज़ देखते हैं कि जो हमें सिलेबस के अंतर्गत लिखना है, जो हमें क्वेश्चन लिखना है कि अम्ल की परिभाषा अगर आ जाएगी तो हम लोग लिखेंगे क्या। तो यदि अम्ल की परिभाषा आ जाए तो आप लिखिएगा कि अम्ल की परिभाषा होती क्या है। हेडिंग डालेंगे अम्ल और उसकी परिभाषा लिखेंगे कि वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं या हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। फिर से एक बार लिखिएगा, अगर छूटी है परिभाषा तो वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे HCl है, रिवर्सिबल रिएक्शन H प्लस Cl माइनस, HNO3 रिवर्सिबल रिएक्शन H प्लस NO3 माइनस। हमने देखा कि जो HCl है वो H प्लस आयन उत्पन्न करता है, जो HNO3 है वो भी H प्लस आयन उत्पन्न करता है। अतः HCl और HNO3 दोनों अम्ल हुए। थोड़ा सा इस रिएक्शन के विषय में विचार करेंगे कि ये रिएक्शन कब लगाई जाती है। तो हम अपने रसायन विज्ञान में दो टाइप की रिएक्शन पढ़ते हैं। एक टाइप की रिएक्शन होती है इस तरीके की, जिसमें इस तरीके का निशान लगा होता है, और एक रिएक्शन होती है इस तरीके की जिसमें इस तरीके का निशान लगा होता है। तो जब कभी भी आपको इस तरीके का निशान लगा हुआ मिल जाए तो उसका मतलब होता है जैसे A = B, कि A से हम लोग B को बना सकते हैं लेकिन B से A को नहीं बनाया जा सकता है। अर्थात इस तरीके का निशान लगा मिलता है तो आप ये समझ जाएंगे कि जो हमारा A है A से B को बना सकते हैं। एक से जो अभिक्रिया के बाएं साइड लिखा होता है तो अभिकारक होता है और जो दाएं साइड लिखा होता है वो उत्पाद होता है। अर्थात जब अभिकारक से केवल उत्पाद बनाया जा सकता हो किंतु उत्पाद से अभिकारक को न बनाया जा सके तब इस तरीके का निशान लगता है और इसे हम लोग पढ़ते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, अर्थात अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। साधारणतया इसको इज पढ़ दिया जाता है। और जब कभी भी इस तरीके का निशान लगा हो, जैसे लिखा है A प्लस B रिवर्सिबल C प्लस D, तो इसका मतलब है A प्लस B से C प्लस D को बना सकते हैं और C प्लस D से A प्लस B को बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का निशान हमने लगाया है तो इसका मतलब है कि HCl से H प्लस और Cl माइनस आयन बन सकता है, HNO3 से H प्लस और NO3 माइनस आयन बन सकता है, और H प्लस तथा
NO3 माइनस से HNO3 बन सकता है, H प्लस और Cl माइनस से HCl बन सकता है। थोड़ी सी और जानकारी देते हैं। जैसे आपके पास लकड़ी है, अगर आप लकड़ी को जला देते हैं तो राख बन जाएगी। अब इस राख से आप चाहें कि लकड़ी बना लें तो आप नहीं बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जब कभी भी लकड़ी है और लकड़ी को आपने जलाया और जलाने से राख बनी और इस राख से आप लकड़ी बनाएंगे तो नहीं बनने वाली, तो इसमें जो निशान लगेगा ये इस तरीके का निशान लगेगा। इस तरीके का निशान मतलब वह अनुत्क्रमणीय क्रिया, अर्थात लकड़ी से केवल राख बन सकती है लेकिन राख से लकड़ी नहीं बन सकती। अब आप पानी लीजिएगा, पानी को आप फ्रिज में रखें तो फ्रिज में रखेंगे, फ्रिज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे पानी ठंडा होगा और बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात पानी आपका कन्वर्ट हो गया बर्फ में। इसके पश्चात आप बर्फ को बाहर निकालें, खुले में रख दें तो धीरे धीरे बर्फ पिघलेगी और फिर से कन्वर्ट हो जाएगी पानी में। तो जब कभी आपने देखा कि पानी से बर्फ बन गया और बर्फ से पानी बन गया, अर्थात इस तरीके का निशान आप लगा सकते हैं। तो अभी हमने जब अम्ल की परिभाषा लिखी उसमें जो एग्जाम्पल समझाया कि HCl रिवर्सिबल रिएक्शन H प्लस Cl माइनस, HNO3 रिवर्सिबल रिएक्शन H प्लस NO3 माइनस। तो आप याद रखेंगे इस तरीके का निशान कब लगता है, अर्थात वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन या हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। और देखते हैं इसके गुण क्या होते हैं। तो थोड़ा सा अम्ल के गुण देखेंगे कि अम्ल के गुण हैं क्या। तो सबसे नंबर 1 पॉइंट्स कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि खट्टा हम बोल जरूर रहे हैं लेकिन कभी भी आपको अगर कोई अम्ल मिलता है तो उसको चेक करके नहीं देखेंगे। जो दैनिक जीवन में यूज होते हैं, जैसे दही है उसको हम खाते हैं, इमली है खाते हैं, संतरा है, नींबू है इत्यादि खाते हैं, लेकिन बहुत सारे एसिड तेजाब के रूप में भी मार्केट में बिकते हैं। जैसे H2SO4 आप लोग जानते होंगे जो बैटरियों में डाला जाता है। हमारे घर में बैटरी या बैटरा होता है उसमें H2SO4 डालते हैं, तो उसको आप चेक करके नहीं देखेंगे। चेक करके इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि वो कोरोसिव होता है, संक्षारक होता है, त्वचा को जला सकता है। ज़्यादा गाढ़ा होने पर आपकी त्वचा झुलसा सकता है, जला सकता है, अर्थात आपके हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आप चखेंगे नहीं बल्कि याद जरूर रखेंगे कि इनका स्वाद खट्टा होता है। दूसरा एटीट्यूड का होता है, पहला इनका स्वाद खट्टा होता है, दूसरा इनका होता है एटीट्यूड कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। हाँ जी, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। आप याद रखेंगे अनिल वर्ड से, किस वर्ड से? अनिल। आक मतलब होता है अम्ल, नीक मतलब होता है नीला और लाक मतलब होता है लाल, अर्थात जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अर्थात जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्षार की कि क्षार क्या होता है। आइए देखते हैं क्षार के विषय में। क्षार, क्षार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। तो इनका स्वाद तीखा होता है, जैसा कि आप जानते होंगे। इनका स्वाद कैसा होता है? तीखा होता है। बहुत सारे अनुभव भी आपने किए होंगे। जैसे एक अनुभव साधारणतया हो जाता है कि आप कभी कपड़े धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं तो कभी निरमा या साबुन आपके मुंह में चला जाता है, डिटर्जेंट या साबुन आपके मुंह में चला जाता है तो आपको एक अजीब टाइप का स्वाद आता है। तो जो स्वाद होता है उसको हम लोग तीखा स्वाद बोलते हैं, अर्थात इनका स्वाद तीखा होता है। अब बेसिकली इनकी परिभाषा देखते हैं, परिभाषा होती क्या है। तो परिभाषा आप नोट करेंगे, लिखेंगे जरूर कि क्षार की परिभाषा क्या है। हेडिंग डालेंगे क्षार और परिभाषा लिखेंगे। वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रा ऑक्साइड OH माइनस आयन, हाइड्रा ऑक्साइड OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रा ऑक्साइड आयन OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे जैसे NaOH रिवर्सिबल रिएक्शन Na+ और प्लस OH माइनस,
KOH रिवर्सिबल रिएक्शन K प्लस OH माइनस। तो आपने देखा कि जो NaOH है वो भी हाइड्रा ऑक्साइड आयन उत्पन्न करता है, जो KOH है वो भी हाइड्रा ऑक्साइड आयन उत्पन्न करता है। अर्थात वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रा ऑक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें कहते हैं क्षार। वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रा ऑक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें कहते हैं क्षार। अब क्षार के गुण देखते हैं कि गुण के होते क्या हैं। पहला गुण आप जानते ही होंगे कि इनका स्वाद तीखा होता है। दूसरा गुण लिटमस पेपर के आधार पर, अभी आपने अम्ल के विषय पर देखा था कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करता था, तो जो क्षार होगा वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। कैसा कर देगा? लाल लिटमस पेपर को नीला। तो ये हुई अम्ल और क्षार की परिभाषा। अब जरा हम बात करेंगे कि जो अम्ल है और जो क्षार है, कि अम्ल क्षार की अम्लता व क्षारकता मापी कैसे जाती है। मापने का मतलब क्या हुआ कि अम्ल कितना ज़्यादा अम्लीय है या क्षार कितना ज़्यादा क्षारीय है, आप इसको मापेंगे कैसे। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको बुखार आ जाता है, तो जब बुखार आ जाएगा तो आप सीधी सी बात है डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपकी नर्स पकड़ता है और गर्म होते बोल देता है भाई बुखार है, लेकिन आप एक्यूरेट बोलिए कि नहीं भाई कितना बुखार है, तो वो थर्मामीटर लगाएगा। थर्मामीटर लगा करके आप चेक करेगा तो आपको बोलेगा इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है या इतने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। जब आपसे बोल देता है तो ऐसे उसने बुखार नापने के लिए थर्मामीटर लगाया। उसी तरीके से आपने मान लीजिए इमली खाई या संतरा खाया, तो कौन ज़्यादा खट्टा है ये तो आप बता सकते हैं, लेकिन इमली का रस कितना खट्टा है या संतरे का रस कितना खट्टा है ये बताने के लिए आपको इसको मापना पड़ेगा। और मापने के लिए हमारे पास एक पैमाना होना चाहिए, जिस पैमाना को हम लोग बोलते हैं pH पैमाना। क्या बोलते हैं? pH पैमाना। तो हम लोग बात करेंगे pH पैमाने की। चलिए बात करते हैं pH पैमाने की। सबसे पहले pH का फुल फॉर्म क्या होता है, तो pH का फुल फॉर्म के विषय में याद रखेंगे। pH का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो पोटेंशियल या पावर से एक चीज जरूर करेक्ट होती है कि जितनी ज्यादा H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन की क्षमता होगी। भाई परिभाषा हमने क्या लिखी? H प्लस उत्पन्न करता है, तो अगर H प्लस ज्यादा उत्पन्न करेगा तो ज्यादा अम्लीय होगा, H प्लस कम उत्पन्न करेगा तो कम अम्लीय होगा। क्षार के विषय में पढ़ा कि OH माइनस कम उत्पन्न करता है तो कम क्षारीय होगा, OH माइनस ज्यादा उत्पन्न करता है तो ज्यादा क्षारीय होगा। तो इसका मतलब है कि यदि pH हम लोग माप लें, पावर ऑफ हाइड्रोजन माप लें, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन बता देगी कि वो विलयन कितना ज्यादा अम्लीय है। इसी तरीके से POH माप लें, पावर ऑफ हाइड्रा ऑक्साइड आयन, तो अगर POH मान ज्ञात कर लेते हैं तो बता देगा कि विलयन कितना ज्यादा क्षारीय है। तो जरा देखते हैं pH मान या pH वैल्यू, इसकी परिभाषा क्या है और कैसे मापते हैं इसको देखेंगे। pH मान होता है, तो pH मान की साधारण सी परिभाषा 10 की घात की वह ऋणात्मक संख्या, 10 की घात की वह ऋणात्मक संख्या जो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के बराबर होती है। 10 की घात की वह ऋणात्मक संख्या जो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के बराबर होती है, उस संख्या को ही बोलते हैं pH मान। थोड़ा सा देखते हैं POH मान की POH मान क्या होता है। तो जस्ट इसी तरीके की परिभाषा कि 10 की घात की वह ऋणात्मक संख्या जो हाइड्रा ऑक्साइड आयन के सांद्रण के बराबर होती है उसे कहते हैं POH मान। अर्थात pH मान की साधारण सी परिभाषा बनी 10 के घात की वह ऋणात्मक संख्या जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रण के बराबर होती है। POH मान की परिभाषा बनी 10 के घात की वह ऋणात्मक संख्या जो हाइड्रा ऑक्साइड आयन के सांद्रण के बराबर होती है। इनको नोट कर लेंगे, फिर इसके पश्चात इनके एक दो क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन करने से पहले और पढ़ लेते हैं कि जल का आयनन क्या होता है। हम सारे लोग जानते हैं कि जो जल होता है वो साधारणतया आयनित नहीं होता, किंतु जल में 1 या 2 बूंद अम्ल की मिला देने पर या जल में 1-2 बूंद क्षार की मिला देने पर वो आयनित हो जाता है। तो हमने मान लिया हमारे पास जल है, उसमें अम्ल की 1-2 बूंद मिला दी या क्षार की मिला दी तो आयनित हो जाएगा H+ और OH- में। तो जल के आयन की यही परिभाषा हुई कि जब जल में अम्ल या क्षार की 1-2 बूंदें मिला दी जाएं तो वो H+ अर्थात हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रा ऑक्साइड आयन में आयनित हो जाता है, जिसे बोलते हैं जल का आयनन। आप परिभाषा भी लिख लेंगे कि जब जल में 1 या 2 बूंद अम्ल या क्षार की मिला दी जाए तो वो H+ और OH- आयन में आयनित हो जाता है, जिसे कहते हैं जल का आयनन। अब हम बात करते हैं जल के आयनिक गुणनफल की। जल के आयनिक गुणनफल लिख लेंगे इसको, जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल होता क्या है? जैसा कि हमें पता है जल का आयनिक गुणनफल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Kw। अभी हमने पढ़ा था जल का आयनन, तो जल का आयनन पढ़ा कि H+ और OH- में आयनित होता है तो H+ इंटू OH-, अर्थात जल के आयनन से प्राप्त होने वाले H+ और OH- के गुणनफल को बोलते हैं जल का आयनिक गुणनफल, अर्थात हाइड्रोजन आयन और हाइड्रा ऑक्साइड आयन के गुणनफल को बोलते हैं जल का आयनिक गुणनफल। अब देखते हैं इसके मान को कि जल के आयनिक गुणनफल का मान होता कितना है। आप नोट जरूर करते रहिए कि जल के आयनिक गुणनफल का मान होगा कितना। देखिएगा, मान लीजिए हमने जल लिया और जल में 1-2 बूंदें अम्ल की या क्षार की मिलाई। अब इसको प्रयोगशाला में मापते हैं कि H+ का मान कितना है और OH- का मान कितना है। तो जो H+ का मान निकल के आता है वो होता है 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। ये इसकी मोलर सांद्रता होती है, या आप इसको सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास भी बोल सकते हैं। और जो OH- होता है उसकी भी वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। अर्थात जितनी H+ की वैल्यू होती है उतनी ही वैल्यू होती है OH- की। आप देखिए जल के आयनिक गुणनफल तो हमको पता है Kw बराबर H+ इंटू OH- का मल्टीप्लिकेशन। अब H+ की वैल्यू पुट करते हैं तो 1 × 10⁻⁷ इंटू OH- फिर 1 × 10⁻⁷ मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल के आ जाएगा 1 × 10⁻⁴। इसको लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए 10⁻⁴। तो याद रखेंगे कि जल के आयनिक गुणनफल का मान होता है 1 × 10⁻⁴ और 10⁻⁴। आप देखते हैं जरा pH और pOH में रिलेशन क्या होता है। तो pH और pOH में रिलेशन निकालने के लिए हम पहले से ही आपको बता दें कि इतने की हमको जरूरत पड़ेगी, तो इसको जरूर लिखिएगा। और Kw का मान कैसे ज्ञात करते हैं इसको नोट भी करते रहिएगा। देखते हैं जरा, आइए पढ़ेंगे pH व pOH में संबंध कैसे ज्ञात करते हैं देखेंगे। अभी हमने जब pH की परिभाषा पढ़ी तो pH की परिभाषा में हमको पढ़ाया गया H+ बराबर 10⁻⁻⁴ pH। इसको हमने माना क्वेश्चन नंबर 8। pOH की परिभाषा पढ़ी उसमें पढ़ाया गया OH- बराबर 10⁻⁻⁴ pOH। इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब समय 1 और समय 2 का गुणा कर लेते हैं। हमें पता है जब समय 1 का गुणा करेंगे समय 2 में तो बाएं और बाएं पक्ष का गुणा होता है तथा दाहिने और दाहिने पक्ष का गुणा होता है। हो जाएगा करने पर, यहाँ लिख देते हैं करने पर।
तो H प्लस इंटू OH माइनस बराबर आएगा 10 की पावर माइनस PH इंटू 10 की पावर माइनस POH। अब देखिएगा H प्लस इंटू OH माइनस हमें पता है ये होता है KW। अब ये आधार समान है तो उन पर लगी घातें जुड़ जाएंगी, तो आ जाएगा 10 की पावर माइनस PH और प्लस POH। अब देखिए KW अभी हमने जल के आयनिक गुणनफल का मान निकाला था, तो ये निकला था 10 की पावर माइनस 14 बराबर 10 की पावर माइनस PH प्लस POH। फिर देखेंगे कि अभी दोनों की ओर आधार समान है, तो हमें पता है जब इक्वल लगा हो और दोनों पक्षों में आधार समान हो तो उन पर लगी हुई घातें भी समान हो जाते हैं। तो जब समान हो जाएंगी हम लोग निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस PH प्लस POH बराबर माइनस 14 या माइनस 14, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए तो आएगा PH प्लस POH बराबर 14। तो अर्थात रिलेशन निकलेगा PH प्लस POH बराबर 14। तो ये रिलेशन जरूर नोट कर लीजिए। PH व POH में संबंध क्या होता है, तो ये संबंध निकला PH प्लस POH बराबर 14। आगे देखते हैं, जरा इसको नोट कर लेंगे, हटा देते हैं इसको। अब एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पीएच की सहायता से प्रकृति ज्ञात करना। प्रकृति ज्ञात करना कि पीएच की सहायता से विलयन की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे। अर्थात अगर हमारे पास पीएच पैमाना है तो पीएच पैमाना की सहायता से विलयन की कैसे जानकारी करेंगे कि ये विलयन अम्लीय है, कि ये विलयन क्षारीय है, कि ये विलयन उदासीन है, अर्थात कैसा विलयन है, इसकी जानकारी हम लोग कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। पॉइंट 1 में यदि पीएच का मान इक्वल 7 है, अर्थात पीएच का मान एक्यूरेट बराबर 7 है, तो जो विलयन होगा वो उदासीन होगा। नोट जरूर करें इसको। हेडिंग डालेंगे पीएच की सहायता से प्रकृति ज्ञात करना, उसमें नंबर 1 पॉइंट नोट करेंगे पीएच बराबर 7 तो उदासीन विलयन होगा। कैसा विलयन होगा? उदासीन। सेकंड नंबर, यदि पीएच का मान 7 से बड़ा है तो जो विलयन होगा वो क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। तीसरा पॉइंट, यदि पीएच का मान छोटा है तो जो विलयन होगा वो अम्लीय होगा। तो याद रखेंगे पीएच का मान 7 तो विलयन की प्रकृति होगी उदासीन। पीएच का मान बड़ा है 7 से तो विलयन की प्रकृति होगी क्षारीय। यदि पीएच का मान छोटा है 7 से तो विलयन की प्रकृति होगी अम्लीय। अब जरा इसके एक दो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं आपके कक्षा 10 में, जो बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन अभी करते हैं। क्वेश्चन नोट करिएगा। इसे मान लीजिए एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि यदि pH बराबर 6 है तो H प्लस का सांद्रण व POH मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि यदि pH का मान 6 है तो H प्लस का सांद्रण कितना होगा वह POH का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि pH का मान 6 है, दिए भी है क्वेश्चन में, तो सीधी सी बात है आंसर इसका करेंगे तो आंसर में पता है pH इक्वल 6 कि pH की वैल्यू 6 है, तो pH व H प्लस में संबंध लगा देंगे कि क्या संबंध होता है। संबंध लिखते हैं तो हमें पता है H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस pH। अब pH की वैल्यू 6 वैल्यू पुट कर देंगे तो H प्लस बराबर आ जाएगा 10 की पावर माइनस 6 और इसका मात्रा होता है मोल प्रति लीटर। आंसर क्या निकला? 10 की पावर माइनस 6 मोल प्रति लीटर। अब दूसरा इसमें पूछा है POH मान। POH मान कितना होगा? हमें पता है pH व POH में संबंध क्या है, तो
तो सीधी सी बात संबंध होता है pH प्लस POH बराबर 14। pH की वैल्यू पता है 6 प्लस POH बराबर 14, तो POH बराबर निकलेगा 14 माइनस 6 अर्थात 8। तो आंसर निकला 8। तो दोनों आंसर हमारा निकला है कि H प्लस का मान होगा 10⁻⁻6 मोल प्रति लीटर तथा POH मान होगा 8। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को नोट जरूर करते रहिएगा। एक दूसरा क्वेश्चन, कभी कभी आपको H प्लस की वैल्यू दे देगा कि विलियन में H प्लस का मान 1 × 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर है, तो pH व POH का मान ज्ञात करो। मान कितना होगा, मतलब H प्लस का मान 1 × 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर है, तो pH व POH का मान ज्ञात करिए। सॉल्व करते हैं इसको जरा। तो हमें पता है H प्लस बराबर 10⁻⁻ pH। अब H प्लस की वैल्यू 1 × 10⁻⁻4 बराबर 10⁻⁻ pH। 1 का कोई तात्पर्य नहीं होता, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻4 बराबर 10⁻⁻ pH। दोनों पक्षों में आधार समान है, तो हमें पता है घातें इक्वल होते हैं, तो आ जाएगा -4 बराबर -pH, तो निकलेगा pH बराबर 4। तो अर्थात pH का मान निकला 4। अब देखते हैं pH प्लस POH बराबर 14, तो pH का मान 4 है, तो 4 प्लस POH बराबर 14, तो POH बराबर 14 माइनस 4 अर्थात 10, तो POH का मान निकला 10। तो दोनों मान हमारे पास ज्ञात हैं, pH बराबर 4 और POH बराबर 10। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि जो हमने अम्ल के विषय में बताया, क्षार के विषय में बताया और pH मान के विषय में बताया, तो ये अभी थोड़ी सी जानकारी थी केवल ये देने के लिए कि हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और जो भी हमसे पढ़ना चाहता है हमारे वो केमिस्ट्री के चैनल केमिस्ट्री बाय M3 सर में जाए और यूट्यूब चैनल में जा करके सब्सक्राइब करें, तथा आगे की क्लास आपको कल मिलेगी। और सारे स्टूडेंट्स उस चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा जिनके पास जानकारी नहीं पहुंची है उनको भी जानकारी दें कि आपको रसायन विज्ञान कक्षा 10 की एवं रसायन विज्ञान कक्षा 12 की हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय M3 सर में रोज़ाना आपको पढ़ाई जाएगी। अर्थात आप हमारे चैनल में बने रहने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, तथा आगे क्लास आपको मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद।